नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। अगले आधे घंटे दिन भर की तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे और साथ ही बताएंगे उन खबरों के मायने। सबसे पहले बात किसानों की। किसान और सरकार के बीच ठनी लड़ाई का आज भी कोई हल नहीं निकला। अब इस मसले को लेकर 8 जनवरी को दोनों पक्षों के बीच 9वीं बैठक होगी। सरकार तीनों कृषि कानूनों में संशोधन के लिए संयुक्त कमेटी बनाने को तैयार है, लेकिन किसानों को एमएसपी गारंटी वाला कानून और तीनों कृषि कानून को निरस्त किए जाने से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं है। आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे। एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया, लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे यह है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे। तारीख दी जा रही है और दे दें तो हम क्या कहीं जा रहे हैं, हमको घर नहीं जाएंगे। बता दिया, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। दरअसल केंद्र सरकार संवाद के जरिए समाधान की कोशिश में जुटी हुई है। समाधान के लिए केंद्र सरकार हर तरह की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान कानून वापसी की मांग पर ही अड़े हुए हैं। आंदोलन में सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान शामिल हैं, लेकिन 3 नए कानून पूरे देश में लागू है। 2 राज्यों को छोड़कर सभी किसान इस नए कानून के समर्थन में हैं। भारत बंद में भी बिहार के किसान शामिल नहीं थे। सरकार ने संयुक्त कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद किसानों से कई बार अपील कर चुके हैं, एमएसपी और मंडियां खत्म नहीं होंगी, ऐसा पीएम ने खुद भरोसा दिलाया है। अब 8 जनवरी को होने वाली बैठक में बात बनने की उम्मीद है। कृषि कानूनों को वापस लेने के मुद्दे पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीटिंग में कहा कि हमें देश भर के बाकी राज्यों के किसानों से भी बात करनी होगी, क्योंकि हमें बाकी देश के किसानों का हित भी देखना है। बहुत से राज्यों के किसान और संगठन इन तीनों कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे किसानों का फायदा होगा। उन सबसे बातचीत करने के बाद ही आपको बता पाऊंगा, इसलिए 8 जनवरी को ये मीटिंग रखी गई है। और किसानों ने कहा कि ताली दोनों हाथों से बजती है। इन सब के बीच कृषि सुधार कानून के विरोध में हो रहे किसान आंदोलन पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का बड़ा बयान सामने आया है। हाल के दिनों में जिस ढंग से जियो के टावर तोड़े गए, उसके बाद रिलायंस ने बयान जारी कर बेवजह विरोध करने वाले तथा कथित किसानों और किसानों के नाम पर राजनीति करने वालों की पोल खोल दी है। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के दौरान जियो के करीब 1500 टावर तोड़ दिए गए। अब रिलायंस की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। रिलायंस ने कहा है, कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं और ना ही कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उतरने का कोई इरादा है। रिलायंस ने कहा कि हमने कम कीमत पर खरीदारी के लिए कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया और हमारे सप्लायर किसानों से सिर्फ एमएसपी पर ही खरीदारी करते हैं। यही नहीं, रिलायंस ने यह भी साफ किया कि आगे भी खेती के लिए कोई जमीन नहीं खरीदेंगे। साथ में रिलायंस ने भरोसा दिलाया कि कंपनी किसानों की खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है। रिलायंस के इस बड़े बयान के बाद एनडीए नेताओं का कहना है कि इससे विपक्ष की पोल खुल गई। रोजगार हो गए, ये जो राजनीतिक दल के ये निकम्मे नेता हैं और ये ऐसे दल हैं जो जनता के हितों की चिंता नहीं है, केवल कुर्सी और राजनीतिक स्वार्थ ही उनका ध्येय है, उद्देश्य है, तो ऐसे लोग घबराहट में, हताशा में ऐसा बयान दे रहे हैं। आंदोलन को जो लोग गुमराह करने वाले राजनीतिक दलों के इशारे पर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये एक माकूल जवाब इस बयान के बाद आ गया है। रिलायंस ने स्थिति साफ कर दी है, पर विपक्षी नेता अब भी बिना सर पैर के आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे। इसमें किसी निजी कंपनी की राय का या उनके द्वारा निजी कंपनी के द्वारा कुछ भी कहने का कोई मायने मतलब नहीं रह जाता है। और फिर से हम दोहराते हैं कि उनकी मांग है कि वो काले कानून को वापस लिया जाए और एमएसपी पर गारंटी के लिए उसके लिए अलग से कानून बने।
रिलायंस ने बयान देकर अपनी स्थिति साफ कर दी है और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पंजाब में अपने कर्मचारियों और संपत्ति को बचाने की अपील के साथ साथ पंजाब में हुए हुड़दंग के पीछे कुछ कारोबारी प्रतिद्वंदियों का स्वार्थ बताया है। न्यूज 18 के लिए पटना से साकेत कुमार के साथ रवीश नारायण और संजय कुमार की रिपोर्ट। दरअसल कोविड-19 महामारी के दौरान करोड़ों किसानों के लिए जियो नेटवर्क ने एक लाइफलाइन की तरह काम किया। रिलायंस रिटेल देश के संगठित खुदरा बाजार की एक प्रमुख कंपनी है। सभी उत्पाद स्वतंत्र मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स के जरिए आते हैं। कंपनी कभी भी किसानों से सीधे तौर पर अनाज नहीं खरीदती। कंपनी ने कभी भी लंबी अवधि में खरीद को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। कॉरपोरेट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई भी प्लान नहीं है। किसान आंदोलन की आड़ में चंद लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगे हैं। रिलायंस ने आज तक किसी खेतिहर जमीन को नहीं खरीदा है। आगे बढ़ते हैं। लोगों में जोश है तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अजीत शर्मा के दिए बयान से वैक्सीन को लेकर बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। सुना आपने, ये है बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा। जिस कोरोना से पूरा विश्व परेशान है, जिस वैक्सीन का इंतजार पिछले 10 महीने से पूरा विश्व कर रहा था, अजीत शर्मा ने उस वैक्सीन पर सियासत शुरू कर दी। अजीत शर्मा ने कहा कि रूस और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों की तरह पीएम मोदी भी कोरोना का टीका लें। भारत की 2 कंपनियां द्वारा लाई गई दोनों वैक्सीन को लेकर आम आदमी के बीच कुछ संशय भी है, जिसे दूर करने के लिए जैसे रूस एवं अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सबसे पहले टीका लेकर पूरे जनता को विश्वास में लिया है। मेरा भी मानना है कि यहां भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। वैक्सीन पर कांग्रेस की सियासत यहीं खत्म नहीं हुई। सवाल उठाने वाले अजीत शर्मा श्रेय लेने से भी पीछे नहीं हट रहे। अजीत शर्मा का कहना है कि वैक्सीन के लिए बीजेपी के लोग कांग्रेस को धन्यवाद दें, क्योंकि सीरम और भारत बायोटेक की स्थापना कांग्रेस की सरकार ने की थी। अजीत शर्मा के सियासी बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भारत में बने वैक्सीन और भारत के वैज्ञानिकों पर इनको कोई भरोसा नहीं है। इनको पाकिस्तान पर भरोसा है। पाकिस्तान में अगर वैक्सीन का इजाद होता, वैक्सीन बनाए जाते, तो निश्चित तौर पर यह सवाल नहीं उठाते। अजीत शर्मा के इस बयान के बाद सवाल यह है कि क्या कोरोना के टीका पर कांग्रेस को भरोसा नहीं? डॉक्टर और वैज्ञानिकों पर कांग्रेस को भरोसा नहीं? मोदी विरोध में हर अच्छी चीज का करेंगे विरोध? और पीएम मोदी के विरोध में वैक्सीन पर सवाल क्यों? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दरअसल वैक्सीन को लेकर दुनिया एक तरफ भारत का लोहा मान रही है। कम समय में भारत के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार किया है और वैक्सीन के लिए दूसरे देश भारत की ओर देख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस दवाई में, वैक्सीन में भी सियासत खोज रही है। कांग्रेस नेताओं का बयान वैज्ञानिकों का अपमान है। गलत बयानी कर विपक्ष भ्रमजाल बुन रहा है। अजीत शर्मा से पहले जयराम रमेश और शशि थरूर सवाल उठा चुके हैं। अखिलेश यादव ने भी वैक्सीन को बीजेपी का वैक्सीन कहकर वैज्ञानिकों का अपमान किया था, जो यकीनन नहीं होना चाहिए। वैक्सीन वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है और इस पर कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सियासी गलियारे से बड़ी खबर है। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने अपील की है आलाकमान से। शक्ति सिंह गोहिल ने कांग्रेस आलाकमान से गुजारिश की है, बिहार के प्रभार से मुक्त करने की अपील की है। शक्ति सिंह गोहिल ने ट्वीट कर यह अपील की है और कहा है कि हल्की जिम्मेदारी कोई दी जाए, लेकिन बिहार के प्रभार से उन्हें मुक्त किया जाए। ये बड़ी खबर। शक्ति सिंह गोहिल जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी चुनाव के दौरान भी रहे और
इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। 70 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी 19 पर जीत पाई, लेकिन शक्ति सिंह गोहिल ने ट्वीट किया है कि निजी कारणों से मैंने कांग्रेस आलाकमान से गुजारिश की है कि मुझे कुछ महीनों के लिए हल्की जिम्मेवारी दी जाए और बिहार के प्रभार से मुक्त किया जाए। शक्ति सिंह गोहिल, प्रभारी बिहार कांग्रेस, जितनी जल्दी हो सके मुक्त किया जाए। अब शक्ति सिंह गोहिल के अपील के पीछे के मायने को समझिए। दरअसल कांग्रेस का प्रदर्शन बिहार चुनाव में बेहद खराब रहा। 70 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने दांव आजमाया था, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट भी बेहद कम रहा और आरजेडी हार का विलन कांग्रेस को ही मानता है। शिवानंद तिवारी कांग्रेस पर सवाल उठा चुके हैं। हम पार्टी और वीआईपी से भी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट कम रहा था। 7वीं बार सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार एक्शन में हैं। आज सीएम 7 निश्चय पार्ट 2 को लेकर 2 विभागों की समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए, जिसमें राज्य में उत्पादन बढ़ाने पर जोर देने की बात कही। सीएम ने कहा कि बिहार में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग पर सरकार का फोकस है। सीएम ने उद्योगपतियों से बिहार में उद्योग लगाने की अपील की और कहा कि बिहार सरकार हर संभव उनकी मदद करेगी। दरअसल नीतीश सरकार का फोकस रोजगार सृजन पर है। उद्योग के बिना रोजगार मुमकिन नहीं। बिहार सरकार ने उद्योगपतियों से निवेश की अपील की है। बिहार चुनाव के दौरान रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा था। एनडीए ने 19 लाख रोजगार देने का वादा भी किया है और जाहिर है उन वादों को पूरा करने के लिए जरूरी है कि बिहार में उद्योग का जाल बिछे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग से गंगा के रास्ते 29 दिसंबर को वाराणसी से चला मालवाहक जहाज रविंद्रनाथ टैगोर पटना के गायघाट पहुंचा। मालवाहक जहाज रविंद्रनाथ टैगोर वाराणसी से एक कंटेनर खाद लेकर गायघाट पहुंचा था, जिसे कोलकाता के लिए रवाना कर दिया गया। दरअसल 12 नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़े वाराणसी स्थित गंगा पर बना भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल देश को समर्पित किया था। इस जलमार्ग से नेपाल और बांग्लादेश जहाज पहुंच सकता है। इस जलपोत की लंबाई 54.6 मीटर और चौड़ाई 9.6 मीटर है। जलपोत 1 घंटे में 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यकीनन ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जलमार्ग सेवा से सड़कों का लोड कम होगा, उत्पाद की डिलीवरी में तेजी आएगी, गति आएगी, रफ्तार आएगी और इस रफ्तार की वजह से सामान की कीमत कम होगी, आपको कीमत कम चुकानी होगी, देश और राज्यों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। कार्गो जहाज 1 घंटे में 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। 12 नवंबर 2018 को पीएम मोदी के हाथों कार्गो सेवा की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। बात बिहार पुलिस और चोर के बीच। चोर पुलिस का खेल आपने सुना होगा, लेकिन यहां बिहार में वही खेल हो रहा है और उसमें चोर पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं। चोर अगर पुलिस को ही निशाने पर लेने लगे, थाने से सामान चुराने लगे, तो समझना मुश्किल नहीं कि पुलिस कितनी मुस्तैद है और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कितनी सजग है। 2 दिन पहले भागलपुर के डीएम के पैतृक आवास पर चोरों ने हाथ साफ किया था और अब चोर थाने तक पहुंच चुके हैं। भोजपुर से आई तस्वीर देखिए, बेहद चौंकाने वाली है। चोर कितने बिहार में ढीठ हैं, इसका अंदाजा आप आरा से आई इस खबर को देखकर और तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। देखिए जरा, दिन के उजाले में एक चोर थाने के आसपास पहले टहलता है, चहलकदमी करता है और मौका देख थाने में रखी बाइक पर हाथ साफ कर देता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। चोर को इस बात का पता है कि थाना यहां पर है, थाना सीसीटीवी से लैस भी है, बावजूद इसके उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा सफेद गमछा और काली जैकेट पहने इस चोर की हिम्मत देखिए। दिन के उजाले में थाना परिसर में लगी उसी थाने के एक पुलिसकर्मी की बाइक उड़ा दी और फरार हो गया। चोरी की गई बाइक कृष्णागढ़ थाने के एक चौकीदार जीतन राय की है। हैरानी की बात है कि चोरी की इस वारदात के वक्त तमाम पुलिसकर्मी थाने में ही मौजूद थे, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। पूरी तस्वीर भोजपुर के कृष्णागढ़ थाने की है। और एक सर्वे के मुताबिक साल 2020 में वाहन चोरी के करीब 629 मामले बिहार में सामने आए हैं।
साल 2019 में वाहन चोरी के सिर्फ 555 मामले ही दर्ज हुए थे, यानी पिछले साल के अनुपात में करीब 74 से अधिक गाड़ियां चोरी हुई। चोरी के मामले सामने आए। क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस की मुस्तैदी जरूरी है, लेकिन थाने से ही चोरी का मामला बता रहा है कि बिहार पुलिस कितनी लापरवाह बनी हुई है। अब यह तो हुई चोरी की वारदात, लेकिन अब जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको भी चौंका देगी। कल गोपालगंज में एक घर में चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोरों ने लाखों के गहने और नकदी पर हाथ साफ किया, लेकिन चोरों ने सिर्फ सामान नहीं चुराया, बल्कि घर की एक बेटी को भी अपने साथ ले गए। गोपालगंज में चोरी की बड़ी वारदात। लाखों के सोने चांदी के गहने ले उड़े चोर। घर की बेटी को भी ले उड़े चोर। गोपालगंज के इस घर में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। बिखरे पड़े सामान इस बात की तस्दीक करते हैं। 10 से ज्यादा की संख्या में आए चोर सोने चांदी के कीमती गहने और नकदी ले उड़े। लेकिन हैरानी की बात है कि चोरों ने न सिर्फ घर का सामान चुराया, बल्कि घर की नाबालिग बेटी को भी उठा लिया। अरे हमारे घर में चोरी भइल बा। अरे हमारे लड़की को उठा के ले गइल बा, हमारे घर में ढुका रह गइल अनु। और हमारे चीजें सामान सब ले गइल बा, गहना गुड़िया सब लेके गइल बा। का गइल बा गहना में? गहना में 5 गोले चांद गइल बा सोना के और 5 गोले चांदी के। ठीक बा, ओकरा बाद से हमारे लड़की उठा के ले गइल बा। मतलब गोपालगंज में बेखौफ है अपराधी। सामान के साथ घर की बेटी को भी किया किडनैप। नाबालिग लड़की को साथ ले गए चोर। हमारे घर के बगल में एक चोरी की घटना घटित हुई है। उसमें 10-12 के संख्या में अपराधी आए हुए थे और चोरी के घटना को अंजाम दिए। साथ में एक बच्ची है जो 14-15 साल की, उसको भी अपहरण करके अपने साथ ले गए। हैरानी की बात है कि लड़की के गायब होने की सूचना पुलिस को दी गई, बावजूद इसके पुलिस ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। लंबे अरसे बाद बिहार के स्कूलों में घंटी बजी है और 9वीं से 12वीं तक के सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल गए। स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। 306 दिन, 10 महीने, बज गई घंटी। खुल गए स्कूल। राज्य सरकार ने आज से 9वीं और 12वीं की कक्षा शुरू करने का आदेश दिया है। उसके बाद स्कूलों में रौनक लौटी है। बच्चों की चहलकदमी स्कूलों के अंदर दिखने लगी। सोमवार से बिहार के सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल गए। करीब 10 महीने बाद स्कूलों में रौनक और बच्चों के चेहरे पर चमक लौटी है। हालांकि कोरोना की वजह से फिलहाल 9वीं और 12वीं तक के स्कूलों को ही खोलने की इजाजत दी गई है। अभी हम बांकीपुर गर्ल्स हॉस्टल स्कूल में हैं और यहाँ पर आप देखिए बच्चे जो हैं वो क्लासरूम में पहुँच चुके हैं। आप देखिए चूंकि कोरोना काल में स्कूल खोलने का आदेश दिया गया है, तो ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो किया जा रहा है। जो 2 गज की दूरी की बात लगातार कही गई है वो देखिए। आज बच्चों से बात कर लेते। काफी दिनों बाद बाबू स्कूल खुला है। हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 10 महीनों बाद खुले स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा जा रहा है। अभी हम पटना के डॉन बॉस्को स्कूल में हैं और यहाँ पे देखिए जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें पहले सैनिटाइज किया जा रहा है। उनका थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो लिया जा रहा है, हाथ में सैनिटाइजर दिया जा रहा है। जिस ढंग से प्रोटोकॉल के तहत कोशिश बताई गई थी कि यहाँ पे जो लोग आएंगे बच्चे उन्हें मास्क लगाना जरूरी है और साथ में स्कूल की तरफ से देखिए सैनिटाइजेशन का काम है, थर्मल स्क्रीनिंग है, वो तमाम चीजें हो रही हैं। कोरोना की वजह से बच्चों को करीब 10 महीने तक घरों में बंद रहना पड़ा था और अब जबकि काफी दिनों बाद बच्चे स्कूल पहुंचे तो उनके चेहरों पर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपका क्या नाम है? संस्कृति। संस्कृति, कैसा लग रहा है जैसे आज लगभग 10 महीने बाद दोस्तों के साथ आज कैंपस में सब पहुंचे हैं? सर फीलिंग वेरी नाइस एंड एक्साइटेड। ये बच्चे खुश हैं काफी टाइम बाद यहाँ क्लासरूम में एक साथ अपने दोस्तों के साथ लगभग 10 महीने बाद सब यहाँ पहुंचे। स्कूल खोलने से पहले सरकार ने निर्देश दिया था
कि सभी स्कूलों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जिसके तहत बसों में सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी, क्लासरूम में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, स्कूल में मास्क पहनना जरूरी होगा और स्कूल पहुंचने पर हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा। सभी नियम कानूनों का पालन स्कूलों में दिखा भी। देखिए, हम आपको ये तस्वीर दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से कोरोना काल के बाद जब स्कूल खुली है कि स्कूल में क्या सब तैयारियां चल रही है। ये सैनिटाइजर का छिड़काव हो रहा है और पूरे क्लास और परिसर को सैनिटाइजर से छिड़काव किया जा रहा है और इसकी पूरी निगरानी की जा रही है ताकि जो बच्चे आए स्कूल में पढ़ने के लिए और उन्हें जो है उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मतलब सरकार के आदेश के बाद बिहार में स्कूल खुल गए और स्कूलों की रौनक बढ़ गई, लेकिन ये जरूरी है कि आगे भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होता रहे ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।